टू यस बायो। आज हम बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एक यूनिट है क्लास 12th के अंदर, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, बायोटेक 1 एंड बायोटेक 2। बायोटेक 1 जो चैप्टर है हमारा, इसके अंदर हम प्रिंसिपल क्या है, प्रोसेसेस क्या है बायोटेक के पीछे, वो सारा हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा चैप्टर 2 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, आपने जो भी चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा वो कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, वो सारा हमने वहां पढ़ना है। बहुत ही छोटी सी यूनिट है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, कंसेप्चुअल है। कुछ इसमें इस तरह के टॉपिक्स है जो आपको समझने ही पड़ेंगे। बायो के अंदर सब कुछ रटने वाला नहीं है, उसके अंदर मोर देन 70% आपको समझना पड़ेगा। समझ के याद करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। सो स्टार्टिंग विद बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एक आज इतना बड़ा फील्ड हो चुका है कि अपने आप के अंदर एक इतना बड़ा फील्ड है जिसके अंदर हम ब्रांचेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ब्रांचेस की बात करें, करियर ऑप्शन की बात करें, तो इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं जो कि आपको सेवरल फील्ड्स तक लेके जाते हैं, सेवरल जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आपको देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप किसी भी एरिया में आप वर्क कर सकते हो। For example, if you want to be a microbiologist, then you can be. If you want your research area in biotechnology, like animal biotechnology, plant biotechnology, bioinformatics, ये सब कंक्लूड करके हमारा एक वास्ट सा एक हमारे यहाँ पे एरिया बनता है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करती है, उनके साथ मैनिपुलेशन किया जाता है, उनके जीन्स को ऑल्टर किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, जिसकी वजह से हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो मिल सके। तो बायोटेक्नोलॉजी खुद में ही एक इतनी बड़ी ब्रांच है साइंस की जो एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर किए हुए है। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंजीनियरिंग को बता रहा है। इंजीनियरिंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो। जो बच्चे इंजीनियर फील्ड में जाना चाहते थे, लाइक आईआईटीएंस बनना चाहते थे, लेकिन बाय एनी वे उनका मैथ्स जो है इतना स्ट्रांग नहीं था, दे हैव ऑप्टेड बायोलॉजी। सो हमारे पास यहाँ पर एक फील्ड है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। आप एक इंजीनियर बायोलॉजी के साथ भी बन सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी कैसा फील्ड है जो आपको इंजीनियर फील्ड की तरफ लेके जाता है। वहां पर आप गाड़ियां नहीं खोल के बैठते हो, आप मशीन्स नहीं खोल के बैठते हो, इवन आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ छेड़छाड़ करते हो। उनके डीएनए के अंदर घुस के उसका डीएनए मैनिपुलेट किया जाता है, उसके एक्सप्रेशन को बदला जाता है। जैसे हम रोबोट्स बनाते हैं, हम यहाँ पर क्लोन्स बनाते हैं, या क्लोन्स भी हम एक अलग रख दें तो हम यहाँ पे आरडीएनए टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का एक बड़ा सा एरिया है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी नाम से ही पता लग रहा है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। बायोटेक का मतलब ही था बायो प्लस टेक, यानी कि टेक्नोलॉजी को हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ मॉडिफाई किया है। जहां हम इंजीनियर बन के रोबोट्स के साथ काम करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बायोलॉजिस्ट बन के आप एक तरह से क्लोन बना सकते हो, या कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कोई जीन आपने डालनी है, उसके अंदर कोई आपको एक्सप्रेशन चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। इवन आप ह्यूमंस का क्लोन भी तैयार कर सकते हो, लेकिन बेटा वो हमारे मॉरल एथिक्स के खिलाफ है। वो हमें, हमारा गवर्नमेंट जो है, हमारी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए हमें आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं देगी, क्योंकि ह्यूमंस का क्लोन बनाना इज नॉट मॉरल एथिक्स के अंदर हमारे यहाँ नहीं आता। सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ हम छेड़छाड़ करें, यहाँ पे अब हम सीधा एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास सीबीएसई प्लस नीट, राइट। दोनों के अंदर ही एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला। बस आपका एग्जाम पैटर्न जो है सीबीएसई में थोड़ा अलग हो जाता है और नीट के अंदर थोड़ा अलग हो जाएगा। नीट के अंदर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो लगाइए, क्योंकि एक बार टॉपिक पढ़ लिया, वो सीबीएसई के लिए तो ठीक है, आप लिखाओगे, आपको समझ आ गया, आप लिख लोगे। लेकिन नीट के अंदर क्या होता है, जैसे हम क्वेश्चन लगाने बैठते हैं ना, तो वो हमारे क्वेश्चन के आंसर सही नहीं आते। तो इसके लिए टॉपिक पढ़ो, समझो, याद करो, फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस आप उठाओ और उनको सॉल्व करो। क्वेश्चन कहां से आप लगा रहे हो वो भी आपने ध्यान रखना है। कोई ऐसा सोर्स ना हो जो कि बियॉन्ड द कंसर्न या बियॉन्ड द टॉपिक चला जाए, क्योंकि बियॉन्ड द टॉपिक जाके आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला।
कई बार थोड़ा कम होशियार होना ही सही रहता है, क्योंकि ज्यादा होशियार लोग है ना फिर क्या करेंगे, वो अपने पाथ से भटक जाएंगे नीट में, क्योंकि सारा आना है एनसीईआरटी से। और आपको जैसे ही पता है कि अब जो आपका 24 का जो एग्जाम आने वाला है, 2024 का जो एग्जाम आने वाला है, उसके अंदर काफी सारे टॉपिक जो है वो डिलीट हो चुके हैं, तो उनको पढ़ के कोई फायदा नहीं है। बस ये समझो कि जो आना है उस पे कमांड रखो, ताकि क्वेश्चन आपका एक भी गलत ना हो, उसको बार बार पढ़ो। आपके पास टाइम है ज्यादा पढ़ने का, तो बियॉन्ड द एनसीईआरटी पढ़ने की बजाय जो आपने पढ़ा है उसको ही अपना एक ऐसा सॉलिड कॉन्सेप्ट तैयार कर लो कि वो आपका कॉन्सेप्ट में आपका इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि आपको किसी चीज की जरूरत ना पड़े। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आगे के चैप्टर्स भी आपने अच्छे से पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बायोटेक्नोलॉजी हम पूरी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, 2-3 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे हम चैप्टर 1 को। सो बायोटेक्नोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच। EFB आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। EFB इज व्हाट? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का कहना है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, उसके किसी पार्ट के साथ, उसके किसी ऑर्गन के साथ, उसके किसी सेल के साथ, या किसी और एनालॉग के साथ, मॉलिक्यूलर एनालॉग के साथ। मॉलिक्यूलर एनालॉग वो होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में कोई केमिकल पाया जाता है और कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्चर या कोई डॉक्टर उसका सेम कॉपी बना ले, है ना, तो वो मॉलिक्यूलर एनालॉग होगा। मॉलिक्यूल्स का एनालॉग यानी कि मॉलिक्यूल्स की कॉपी आपने इन विट्रो तैयार कर ली है और आप उस पे काम कर रहे हो, दैट इज आल्सो बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? या तो आप डायरेक्टली एक ऑर्गेनिज्म पे काम करो, या उसके पार्ट्स पे काम करो, या उसके ऑर्गन्स पे काम करो, या उसके किसी सेल पे काम करो, या फिर उसका एक मॉलिक्यूलर एनालॉग तैयार कर लो, वो सारा आपका बायोटेक्नोलॉजी है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है आपको? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। It is a branch of science that deals in living organism, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, it is a branch of science that deals in the integration of natural science। अब ये नेचुरल साइंस क्या भला है? नेचुरल साइंस का मतलब होता है जो अभी तक आप 10th क्लास तक पढ़ते आए हो, या 11th में भी जो आपने पढ़ना। साइंस जो है आपकी नेचर की जो साइंस है कि किस तरह से आप चीजों को देख रहे हो, साइंस आप बहुत अच्छे से समझते हो। जो भी साइंस है आपकी, जो भी आज तक आपने 10th क्लास तक 11th क्लास तक पढ़ी है, वो सारी साइंस आप किस पे लगाने वाले हो? लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके पार्ट्स पे या उनके सेल्स पे। सो इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पूरे ऑर्गेनिज्म पे काम नहीं करना तो उसके किसी पार्ट पे कर सकते हो, पार्ट्स पे कर सकते हो, उसका कोई सेल ले सकते हो, इंडिविजुअल कोई सेल ले लिया, उस पे काम कर लिया। किसी जीन पे काम करना है आपको, या फिर कुछ भी पार्ट, ऑर्गन की बात करूं मैं, टिश्यू की बात करूं, तो वो यहां पर लिख सकते हो। अदरवाइज और मॉलिक्यूलर एनालॉग, मॉलिक्यूलर एनालॉग यानी कि आपने कुछ वैसा ही बना लिया, उस पर आप काम करने जा रहे हो। ठीक है, तो क्या बोला हमने? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पार्ट्स, सेल्स, जीन्स, ऑर्गन और देयर मॉलिक्यूलर एनालॉग। क्यों कर रहे हो काम? फॉर ह्यूमन बेनिफिट, ह्यूमंस बेनिफिट के लिए, टू प्रोवाइड सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। समझ आया? तो पहले तो समझना ही जरूरी है। बायोटेक से बच्चे अक्सर घबराते हैं कि क्या है ये, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कम था जो ये भी आ गया उठ के, उसको इतनी मुश्किल से समझा हमने टर्म 1 एग्जाम्स के अंदर, या जो हमारे सितंबर एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर। अब इसको कैसे समझे? उसको इतनी मुश्किल से हमने क्वेश्चन लगाए थे, अब ये क्या है? ये उससे थोड़ा इजी है। आपने मॉलिक्यूलर चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, डीएनए का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा है, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है।
उसके अंदर बस आपने मैनिपुलेशन करना है। बायोटेक में आपको क्या क्या चाहिए, किस तरह से करोगे, कुछ आप यहाँ पर मशीन्स के बारे में पढ़ोगे, डीएनए को आइसोलेट कैसे करते हैं, डीएनए तक कैसे पहुंचा जाता है, सेल के अंदर कैसे पहुंचा जाता है, जीन को बाहर से मैं अंदर कैसे डालूं, वो सारा काम यहाँ पे होगा। एक दर्जी का काम कर रहे हो, जैसे एक दर्जी होता है ना, एक कपड़ा लिया उसने, उसकी कटिंग की, उसमें उसे कोई पैच लगाना तो किसी दूसरे कपड़े से उठाया, उसमें लगा दिया, फिर उसकी सिलाई कर दी और एक अपना उसने अपना रेडीमेड जो क्लॉथ है वो तैयार कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे एक सेल लिया, उसके डीएनए तक पहुंचे, वो डीएनए आइसोलेट किया, एक दूसरा सेल लिया, उसके डीएनए तक पहुंचे, उसको आइसोलेट किया, उसकी एक जीन को निकाला कटिंग करके, दूसरे जीन पे आपने या दूसरे डीएनए पे आपने उसको पेस्ट कर दिया और फिर उसको हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर के अंदर डाला है इसको, उसको एक होस्ट के अंदर डाला और होस्ट के अंदर आ गया आपका एक्सप्रेशन। होस्ट के अंदर आपने अपना जो भी प्रोडक्ट आप बनवाना चाह रहे थे वो आपने बनवा लिया। तो कुछ वही वाला काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी हमने समझ लिया कि होता क्या है। अब बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, टूल्स क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे आप काम करोगे, एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हो, आपका ये बेस है बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि इससे पहले आपने बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा है। जितने भी टॉपिक्स की मैं बात करूं, जैसे 11th की बात करें, ह्यूमन फिजियो, कभी ना कभी छोटी क्लासेस में हम ये पढ़ते आते हैं। दूसरी बात करें प्लांट फिजियो, कभी ना कभी प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते आते हैं, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा हुआ होता है। ऐसे ही सेल चैप्टर है, सेल यूनिट है, वो भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है। ठीक है, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में वो हम पढ़ के आए हुए हैं। क्लियर। 12th क्लास की बात करें, 12th क्लास में रिप्रोडक्शन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th क्लास में रिप्रोडक्शन हमें पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद आती है जेनेटिक्स, जीन्स के बारे में 10th क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट था मेंडल का, वो हमने पढ़ लिया। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसका बेस आप नहीं समझोगे ना, आपको चैप्टर नहीं समझ आने वाला। ठीक है, तो बेस आपने समझना है। कोई भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो कि मैम इसका क्या मीनिंग है, कैसे है। आपको व्हाट्सएप लिंक दे दिया जाएगा जिससे आप अपने डाउट्स भी सोल्व करवा सकते हो यहाँ से। सो बायोटेक्नोलॉजी, होप सो आपको डेफिनेशन समझ आई है। उसके बाद मैं बात करूंगी कि क्या क्या टूल मुझे चाहिए। अब देखो, कोई काम करना है तो आपको सामान तो चाहिए चाहिए होगा, तो टूल्स मुझे क्या क्या चाहिए, कैसे मैं काम अपना स्टार्ट करूं। बेटा क्योंकि आप है ना, कोई भी इस तरह के चीजों के साथ काम नहीं कर रहे हो कि जो आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, है ना। यहाँ पे ना इमेजिनरी चीजें हैं, लिक्विड्स हैं, जैसे पानी, पानी वाटर दिखने में ग्लास में दिखेगा आपको, जैसे बॉटल है इसमें आपको पानी दिख रहा है, ये पानी है। लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है हमें H2O, भी कहाँ इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हमें इमेजिनरी होता है, हमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा। हल्की सी चीजें यहाँ भी वैसी ही रहेंगी। डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा दिया एक बार फिर से, क्योंकि डीएनए पे ही हम काम कर रहे हैं, फिर से आपको बता दूंगी। तो डीएनए कैसा है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे उसको कट करेंगे, वो सब हमें डीएनए के बारे में पता होगा तभी हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला टूल जो मुझे चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए, दैट इज एंजाइम्स। मुझे कुछ एंजाइम्स चाहिए होंगे, अलग अलग तरह के एंजाइम्स चाहिए होंगे। ठीक है, एंजाइम्स कट करने के लिए डीएनए को एंजाइम चाहिए, लाइगेट यानी कि चिपकाने के लिए एंजाइम चाहिए, पास करने के लिए एंजाइम चाहिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए एंजाइम चाहिए, किस डीएनए को मैंने कैसे क्या करना है वो मुझे एंजाइम चाहिए। यहाँ पर एंजाइम्स के अलावा मुझे कुछ यहाँ पर टेक्निक्स चाहिए, जैसे कि मैं बात करूं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मुझे यहाँ पे चाहिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये है क्या, एक एक करके आपको बताया जाएगा। इसके अलावा आपको अपना डिजायर्ड डीएनए चाहिए जिसमें आप काम करने वाले हैं, डिजायर्ड डीएनए। आपको चाहिए एक वेक्टर, वेक्टर के बिना भी काम चल सकता है, लेकिन वेक्टर मेडिएटेड आपको ट्रांसफर करना है तो वेक्टर तो आपको हाँ चाहिए होगा। वेक्टर होता क्या है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमें कॉम्पिटेंट होस्ट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम आपको बताएंगे पीसीआर के बारे में। व्हाट इज पीसीआर, एक तरह से फोटोकॉपी मशीन है। तो कुछ ये मेन चीजें हैं, बीच बीच में हम और भी चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये तो आपको रेंडमली चाहिए ही चाहिए, जिसकी वजह से आप बायोटेक्नोलॉजी को सक्सेसफुल बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम बोर्ड एग्जाम्स की तरफ। बोर्ड एग्जाम यानी कि एनसीईआरटी को फॉलो करना है, नीट तो भी एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो बोर्ड एग्जाम्स में एक बढ़िया सा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स। ओके, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट
टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए बनाना कैसे है उसके बारे में पूरा आपको डिटेल में पता होना चाहिए। जब भी आप इस तरह का काम करते हो, बीएससी में आपको ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता प्रैक्टिकल्स का, लेकिन एमएससी में तो आपका 6 मंथ्स का डेजर्टेशन होता है। तो उसके अंदर आप बड़ी डीपली कोई भी एक टॉपिक पकड़ते हो, साइनॉप्सिस लिखते हो, उस पर रिसर्च करते हो। तो जो भी आपका टॉपिक होता है, तो आपको बायोटेक के बारे में आरडीएनए कैसे बनता है, कैसे काम करता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कैसे आप अपना काम करने वाले हो, बायोटेक के प्रिंसिपल्स है ना, आरडीएनए कैसे बनाते हो, तो इसके लिए आप अलग अलग तरह के सेमिनार जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज बियॉन्ड 12th, राइट। आफ्टर 12th आप ये सब सोचना, पहले आपका एक बेस है, बेस तैयार करो कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में ना लाखों के पैकेज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीएससी एमएससी करना सही नहीं है, नीट करके हमें डॉक्टर ही बनना है, भाई बहुत सारे ऑप्शन है, डॉक्टर से ज्यादा लोग कमा रहे हैं दूसरे फील्ड्स में, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट किस चीज की तरफ है वो देख लो। बायोटेक्नोलॉजी को आप अपने फील्ड में ऑप्ट कर सकते हो इफ यू आर अ काइंड ऑफ इंजीनियर पर्सन, ठीक है। आपको चीजों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, ठीक है। आप में पेशेंस है कि हाँ मैं एक काम को बार बार कर सकता हूँ, तो वो आप देख लो। ऐसा नहीं कि एक सेम काम को ही आपको बार बार करना है, बहुत सारी नई इन्वेस्टिगेशंस भी है जो आप फॉलो कर सकते हो। अलग अलग कंपनीज में काम कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हो, कॉस्मेटिक्स की कंपनीज हैं बहुत सारी हमारे पास, ऑरिफ्लेम है, या हम फूड इंडस्ट्री की बात करें, नेस्ले है, पार्ले है, आप उनके अंदर भी काम कर सकते हो। क्वालिटी कंट्रोलर का काम कर सकते हो, इतने सारे मिल्क प्लांट्स होते हैं वहां जा सकते हो। तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है, सिप्ला है, मेडिसिन की जो कंपनी है, आपको फार्मा कंपनीज में जाना है, फार्मा कंपनीज में जाना, तो भी आपको बायोटेक्नोलॉजिस्ट के रास्ते वहां के लिए खुले होते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि आपको बी फार्मा डी फार्मा करना है, क्लियर। बायोटेक्नोलॉजिस्ट की सबसे ज्यादा डिमांड आज के टाइम है, इवन मोर देन डॉक्टर्स, ठीक है। तो इसको आप अपना ड्रीम बना सकते हो। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के आपके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, बायो प्रोसेसिंग, बायो प्रोसेसिंग, अब ये क्या है बायो प्रोसेसिंग। कोविड आया, बार बार आपको बोला गया कि अपने हैंड सैनिटाइज करो, हैंड सैनिटाइज करो। एक्चुअली इट इज स्टरलाइजेशन टेक्निक, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने अपने बॉडी के ऊपर या अपने फील्ड एरिया की तरफ, यानी कि अपने वर्क एरिया की तरफ अपने उन ऑर्गेनिजम्स को नहीं बनने देना। तो उसके लिए आपको बायो प्रोसेसिंग स्टरलाइजेशन टेक्निक भी सीखनी होगी। ध्यान से समझो, बायोटेक का जो वर्क है वो एक्चुअली ज्यादातर होता है माइक्रोब्स के ऊपर, क्लियर। क्योंकि एंटीबायोटिक्स की बात करें वो भी माइक्रोब्स के ऊपर। आजकल माइक्रोब्स को इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है ना अलग अलग चीजें बनाने के लिए, चाहे वो फूड इंडस्ट्री की बात करूं, चाहे वो फार्मा कंपनीज की बात करूं। तो एक्चुअली बायोटेक के अंदर आप सबसे ज्यादा जो वर्क करते हैं वो माइक्रोब्स के ऊपर रहता है, या आप किसी एनिमल के ऊपर भी करो। ट्रांसजेनिक एनिमल जो आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो माइस है, माइस पे आप काम कर रहे हो। कोई आपने एंटीबायोटिक्स बनानी है तो माइस पे काम कर रहे हो। तो बेसिकली स्टरलाइजेशन टेक्निक्स का ध्यान रखते हुए हमें बायो प्रोसेसिंग एरिया के बारे में भी जानना है कि क्या है। क्योंकि ध्यान से समझो, आप एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम कर रहे हो, आपको वही ग्रो करना है। लेकिन अब मैं भी इस रूम में वीडियो शूट कर रही हूँ, तो पता नहीं कितने लाखों है ना बैक्टीरिया जो है यहाँ पर होंगे। अब मैं यहाँ पे खुले में बिना किसी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक के काम करना शुरू कर दूं, मुझे ग्रो करना है कोई ए नाम का पर्टिकुलर बैक्टीरिया, और पता नहीं ए का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ए टू जेड बैक्टीरिया कितने वहां ग्रो हो जाएंगे वो मैं समझ भी नहीं पाऊंगी, और मेरा जो काम है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। और जहां मैं ह्यूमंस की फायदे के लिए चीजें जनरेट करना चाह रही थी, उसमें हो सकता है कोई नुकसान में कर बैठूं, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैं मैनिपुलेशन कर दूं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बायोटेक्नोलॉजी लगा दूं कि वो दुनिया को खा जाए, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना है हमने काम करते हुए। माइक्रोब्स जो हमें चाहिए, जिसके बारे में हमें नॉलेज है, वही ग्रो करें। बाकी सारे माइक्रोब को उस एरिया से हमें दूर रखना है। अब इसके लिए क्या करें? प्रेशर कुकर है आपके घर पे, प्रेशर कुकर में टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं चीजें बॉयल करने के लिए। एक बड़ा सा प्रेशर कुकर होता है आपकी लैब के अंदर जिसका नाम है ऑटोक्लेव। लेकिन वो ऑटोक्लेव ना हम किसी भी चीज को बॉयल करने के लिए यूज नहीं करते, हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होंगे, लाइक टेस्ट ट्यूब आपने यूज करना है, फ्लास्क आपने यूज करना है, पेट्री डिश आपने यूज करनी है, तो उन सब
चीजों को माइक्रोब फ्री आपने बनाना है तो आप ऑटोक्लेव का यूज कर सकते हो। ऑटोक्लेव किया जाता है, उन सब चीजों को उस कुकर के अंदर यानी उस ऑटोक्लेव मशीन के अंदर रखेंगे और हम उसमें पूरा प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, थोड़ी देर बाद उनको निकाल लेंगे। क्लियर? इसके अलावा अल्कोहल, 70% अल्कोहल यूज कर सकते हो जितनी बार आप काम कर रहे हो। यानी कि मान लो एक मेरे पास फ्लास्क है, इसमें मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किया, या मेरे पास पेट्री डिश है उसमें मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किया, तो मुझे बार बार उसको है ना स्टरलाइज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ 70% अल्कोहल। इसके अलावा आप हीट ट्रीटमेंट यूज कर सकते हो। आपका हमेशा एक बर्नर होता है, ठीक है, आपके लेमिनार एयर फ्लो के अंदर। लेमिनार एयर फ्लो इज व्हाट? एक चैम्बर है जिसमें आप बैठते हो, सिर्फ आपके हाथ उसके अंदर जाते हैं और हाथ आपका काम करते रहते हैं। यहाँ पे आपकी एक शीट लगी होती है, आपको एक लिंक भी दे दिया जाएगा जिससे आप लेमिनार एयर फ्लो की पिक देख सकते हो या गूगल भी कर सकते हो। LAF लेमिनार एयर फ्लो। उसमें होता क्या, एक चैम्बर है, आपके हैंड सिर्फ अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, तो आपका जो फेस है वो वहां पर नहीं जाता। मैं इतना बोल भी रही हूँ ना तो पता नहीं कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैं बुलावा दे रही हूँ, तो वो सारे लेमिनार एयर फ्लो के अंदर ना चले जाए, तो वो कवर्ड होता है। उससे पहले उसमें यूवी रेडिएशन यानी कि यूवी लाइट को ऑन किया जाता है ताकि जो पहले के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल मेरे से पहले किसी मेरे कलीग ने काम किया है उस लेमिनार एयर फ्लो के अंदर, तो उसने किसी और माइक्रोब पे काम किया होगा, वो मेरे लिए मतलब वो माइक्रोब मेरे काम के लिए सही नहीं है। तो जैसे वो काम करके गया और मुझे अपना काम करना है, तो 20-25 मिनट पहले मैं उसका यूवी लाइट ऑन करूंगी, बंद कर दूंगी, अदरवाइज यूवी लाइट जो कैंसरस हो सकती है। बंद कर दिया मैंने लेमिनार एयर फ्लो प्रॉपरली, यूवी लाइट ऑन की 5 से 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, उसके बाद बंद की, उसके बाद वेट करना भाई, अदरवाइज यूवी लाइट उसके अंदर है, आप काम करने बैठोगे, आपके स्किन के सेल्स जो है कैंसरस बन सकते हैं। प्रोटोऑन्कोजिन्स आपकी बॉडी में है वो एक्टिवेट हो जाएगी और आपको कैंसर कोज कर देगी। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना होता है। लेमिनार एयर फ्लो करता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर ही रहने देता है। आपके बिल्कुल सामने एक एयर फ्लो चैम्बर लगा होता है जो इन्वर्टेड एयर मतलब बैक फ्लो करता है, ज्यादा तो आप नहीं समझ पाओगे, तो एयर को बाहर ही रखता है, माइक्रोब भी बाहर रहेंगे, अंदर आने ही नहीं देगा उसको। तो वो पूरा एरिया जो है आपका, स्टेज जो है जिसपे आप काम कर रहे हो, उसको भी वाइप करोगे अल्कोहल के साथ। फिर सारे इक्विपमेंट्स रखे, फिर आपने काम किया, और फिर बीच बीच में मैंने बोला बर्नर है आपके पास, जैसे मैंने एक मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को मैंने कॉटन प्लग्स होते हैं उसके साथ मैंने कवर कर दिया, तो मैं पहले एयर फ्लेम दिखाऊंगी, हल्का फुल्का इसके माउथ पे माइक्रोब लग गया तो वही मर जाए, हीट से माइक्रोब्स मर जाते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में जानना इस बायो प्रोसेसिंग एरिया, क्योंकि आप माइक्रोब पे काम कर रहे हो, क्योंकि आप किस पे काम कर रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 या 2 मार्क्स में आपको मिलेगा। बहुत मुश्किल से